बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उधर जावेद और आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो यूरोप और बरतानिया के दौरे पर आए हुए थे। तो उनसे बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि आप किस मकसद के लिए आए थे और कैसा रहा आपका दौरा। जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये था कि डेनमार्क और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे 1948 में, तो उसकी 75 सालगिरह। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने, कुछ एक पाकिस्तानियों की पार्टी थी, उन सब ने मुझे दावत दी थी कि आप इस फंक्शन में आएँ और सेलिब्रेशन में शिरकत करें। और आई वॉज डेप्यूटेड बाई सेनेट कि मैं उसमें आऊँ। प्राइमरीली तो ये था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। ओस्लो में जो हमारा सफारतखाना है, उसमें बड़ी दावत का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ मुतय्यन जो अमरीकी सफ़ीर हैं एरिक मायर, उनसे भी मेरी लंबी मुलाकात हुई। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो लोग हैं डेनमार्क में और कोपनहेगन में, उनसे मुलाकातें हुई। और कुछ और ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनसे मैं मिला। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनसे मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। और फिर पाकिस्तानियों के जो इज्तिमात थे डिफरेंट तीनों जगह पे मुझे मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा अच्छा एक दौरा मैंने महसूस किया, पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत के हवाले से भी, और जिन डिप्लोमेट्स से भी मिला या फॉरेन कमेटी से मिला, उनके भी जो पाकिस्तान के बारे में एक नई सोच है मार्का हक के बाद से, बड़े मुस्बत ख्यालात उनके सामने आए और मैं बड़ी अच्छी यादाश्तें लेके जा रहा हूँ। आप पहले भी आते रहे हैं और अब मार्का हक के बाद पहली दफ़ा आए हैं यूके यूरोप, क्या फ़र्क देखा आपने? देखें, मैंने एक फ़र्क तो देखें आप, जो यहाँ लोग PMLN के आज बैठे हैं, कल आपने देखा है साथियों का एक बड़ा इज्तिमा था। मैंने एक नई चमक दमक देखी है चेहरों के ऊपर, जो सिर्फ उस कौम के चेहरों पे होती है, जो एक बड़ी वाज़ेह, बड़ी बेतोक और बड़ी कंप्लीट कामयाबी हासिल करती है। पाकिस्तान एक नएपन के साथ उभरा है। पाकिस्तान का ये उभार मैंने डेनमार्क में महसूस किया, मैंने स्वीडन में महसूस किया, मैंने ओस्लो में, नॉर्वे में महसूस किया, मैंने यहाँ दो तीन जो मेरी इंटरेक्शन हुई। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त मिली है, न सिर्फ अस्करी हवाले से मिली है बल्कि सफारती हवाले से मिली है। और पाकिस्तान का जो सब्ज़ पासपोर्ट है, वो सडनली उसकी कदर व कीमत में इजाफा हुआ है। जहाँ जाते हैं हमें एक बदली हुई सोच नज़र आती है। तो अल्लाह का ये बड़ा करम है, मार्का हक का एक नएपन के साथ पाकिस्तान में लड़ाई हुई है। इरफान साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसने मार्का हक जीता, सिविल मिलिट्री साइड को शहबाज शरीफ हेड कर रहे हैं और मिलिट्री साइड को फील्ड मार्शल साहब, क्या देख रहे हैं आपका इनका, जो आपने बड़ी अरसे से आप इस मामलात को देखते हैं, आप बतौर उस्ताद भी, फिर सहाफ़त, और अब आप सियासत में भी हैं, ये कम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? ये देखें, ये बड़ा यूनिक कम्बिनेशन है। पहली बात तो ये है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो इंतज़ामी सरबराह होता है, वो मुसल्लह अफ़वाज भी उसके तहत होती हैं। ये कोई पैरेलल निज़ाम नहीं है कि फ़ौज जो है वो किसी और की सरबराही में काम कर रही है और वज़ीर आज़म जो है उसका ताल्लुक़ फ़ौज से नहीं है। बिलाशुबा फ़ौज की इस वक्त जो हमांगी है, और इस सामानी का जो बुनियाद है, जो बुनियादी वजह है या बुनियादी मरकज़ है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत महसूस होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, वज़ीर आज़म भैया हरावल दस्ते में होते हैं, और आर्मी चीफ की ज़रूरत होती है तो वो भी हरावल दस्ते में होते हैं। तो ये एक हमांगी का दौर है। हमांगी का दौर आप पहले भी शायद देखा हो, जो कहते थे कि हम वन पेज में, बट बड़ा नेगेटिव दौर था। नेगेटिविटी थी कि फ़लाँ को पकड़ो, फ़लाँ को जेल में डालो, फ़लाँ को जर्नैल साहब एक जज के घर चले जाते हैं कि फ़लाँ के हक़ में फ़ैसला दो, फ़लाँ की ज़मानत न लो। अब ये नहीं हो रहा है। अब फ़ौज की तमाम तरह एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ, सोच, मनसूबाबंदी वफाकी हुकूमत के साथ हमांग है, और वो पाकिस्तान किसी फ़र्क के लिए नहीं है। ये है एक नई सोच। जो फील्ड मार्शल हैं, हमने सुना है कि वो आप
کے शागिर्द भी रहे हैं, तो आपने उनको पढ़ाया भी है और अब आप ज़ाहिर बात है हुकूमत के कारोबार में भी आप शरीक हैं, उस वक़्त में और अब में क्या फ़र्क देख रहे हैं, ये क्या कंसिस्टेंसी है, जब वो आप से पढ़ते थे उस वक़्त कैसे और अब क्या है? उनके साथ जो मेरा रिश्ता और ताल्लुक़ है वो उनसे तो बतौर हमारे कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे शागिर्द या हम उनके उस्ताद ठहरे, लेकिन मेरा रिश्ता थोड़ा सा पीछे जाता है। इनके वालिद ग्रामी जो थे वो भी टीचर थे, सरवर मुनीर साहब, और बहुत अच्छी शख्सियत थे मालिक, बड़े दबंग टीचर थे। जिस तरह ये दबंग के पास आला है ना, वो ऐसे ही दबंग हेड मास्टर थे, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, उनके बड़े शरीर। हमारे दोस्त हमारी रिहायशें भी एक दूसरे के घर में आना जाना, ये छोटे बच्चे होते थे, तो बड़ी अच्छी यादें हैं मेरी इनके साथ वाबस्ता है। और उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है आपके हक के जरिए, पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं, तो जो इंसान के नामा अहवाल के अंदर कार्य खैर होता है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये सरगर्मियाँ हमारे खैर खैर की जाएंगी। और जिस तरह होता है कि किसी को फख्र होता है अपनी औलाद किसी बड़ा किरदार अदा करे, स्टूडेंट में से भी बड़ा किरदार अदा करे, तो आई रियली प्राउड। तो अब जो इस वक्त जो जंग में उनका किरदार रहा, अगर उस पे आते हैं हम, तो जिस तरह आपने बड़े करीब से देखा उनको, जंग में उनका किरदार जो है वो तो एक जो दिल में जज्बा ईमानी रखने वाला शख्स होता है। पाकिस्तानियत बाद में आती है, अल्लाह पे ईमान पहले आता है। वो अल्लाह पे ईमान भी रखते हैं, अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज भी रखते हैं, और फिर पाकिस्तानियत एक फौजी सिपाही होने के नाते अपनी शख्सियत का हिस्सा। भारतीय हमले के बाद उन्होंने सब्र से काम लिया, रिएक्ट नहीं किया फौरन, लेकिन रिएक्ट किया तो सिर्फ 38 मिनट में उन्होंने भारत को सब्र सिखा दिया। मैं एक महफिल में था जहाँ वो भी मौजूद थे, एयरफोर्स चीफ भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी मौजूद थे, तो 3-4 आदमी थे हम जब फ्रीडम मार्शल का इजहार दिया वो तकरीब, तो वो जो चीफ मार्शल साहब सुना रहे थे कि सर हमने क्या किया, और मुझे जो अल्फाज उन्होंने कहे जुमला में आपको सुना देता हूँ, बड़ा तारीखी जुमला होता। उन्होंने कहा कि सर हमने इतने वक्त में, उन्होंने 35-36 में किए, उनका बुरकस निकाला, बुरकस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं देख रहा था कि एयर चीफ के चेहरे पे, फील्ड मार्शल के चेहरे पे, नेवल चीफ भी खड़े थे। तो ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, हम एक नए पाकिस्तान के नए पाकिस्तानी हैं, नए शहरी हैं, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो मुसल्लह अफवाज को जाता है और उस नाते से फील्ड मार्शल को जाता है, जो हमारे लिए बायस फ़ख्र है। अभी आपने बात की है 8वीं प्रोग्राम की, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर जिक्र ना हो, क्योंकि 8वीं प्रोग्राम पाकिस्तान की एक, आप उसकी स्टोरी भी एक सुना रहे थे। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए 8वीं प्रोग्राम हमारा कोई चॉइस नहीं था, हमने कोई खुश दिली से शुरू नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब महसूस किया इंडिया के प्रोग्राम के आगाज़ के बाद कि हमारी सलामती और दिफा के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे मुदब्बर सियासतदान के तौर पर उन्होंने आगे वाले ज़माने में करते करते या तक आते इसमें से हर एक ने हिस्सा डाला, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। फिर वो फैसला कुन मरहला आया 98 मई में, जब ये लगा कि धमाके करने या नहीं करने, हम नहीं करने हैं कि लाभी बड़ी मजबूत हमारी काबीना के अंदर थी, उस हमारे साफियों के अंदर थी, सरकर्दा साफियों के अंदर, हमारी मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह थे इस मामले में। लेकिन एक आदमी जिसने धमाकों के दूसरे दिन आके सदर मोहम्मद रफीकार ने बता दिया था कि हमने धमाके करने हैं और फलां तारीख को करने हैं और मैंने आर्डर दिया, उसका गवाह हूँ सदर ने मुझे बताया। लिहाजा ये कहानियाँ हैं जी, नवाज शरीफ आए और उन्होंने सदर को बताया, ये कहानियाँ हैं कि वो करना नहीं चाहते थे या किसी ने दबाव डाला तो इसलिए किया। वो पहले दिन से यकसूद है कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए
اور عوام چونکہ یہ بات چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کیا پابندیاں لگتی ہیں کیا ہونا ہے دیکھی جائے. اچھا اب تھوڑا سا ادھر آتے ہیں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اسمبلیاں جو قائمہ کمیٹیاں بھی چھوڑ رہی ہے، کیا کوئی مذاکرات کا ارادہ ہے اس وقت؟ مذاکرات دیکھیں نا تالی کی طرح دونوں طرف سے بجتی ہے تالی، ایک ہاتھ سے تالی بجتی نہیں. ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کا ارادہ نہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ اپنے ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کے خواب جس طرح پہلے چکنا چور ہوتے رہے ہیں اب بھی چکنا چور ہو جائیں گے. اس اسمبلی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. 2001 سے لے کے آج تک کسی اسمبلی میں نہیں ٹھہرے. اب بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ان کی غلطیوں کا جو ایک انکار ہے نا اس میں ایک اور بڑی غلطی کریں گے اور اس میں خود ہنسیں گے اور کسی کا کچھ نہیں کریں گے. کے پی اسمبلی تو ہے ان کے پاس. آپ وہاں سے آغاز کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 47 کی حکومت ہے فلاں کی حکومت ہے اور اس نظام کو نہیں چلنا چاہیے تو وہ آغاز کریں گے. پہلے سب سے اسمبلی توڑے کہیں گے اب اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں پھر آئیں قومی اسمبلی میں پھر آئیں اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے. میاں نواز شریف صاحب کا بارے میں جو اب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، کیسے کیا ارادے ہیں ان کے، ان کی سیاست کیسی چل رہی ہے اس پہ کچھ تھوڑا سا بتائیں. لمبا سوال ہے میرا خیال ہے. میاں صاحب کی حکومت ہے وفاق کے اندر، میاں صاحب کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، ایک بیٹی ہے ایک ان کا بھائی ہے. وہ اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کو دیکھ رہے ہیں. ریسنٹلی پارٹی کی ٹکٹیں انہوں نے تقسیم کی ہے بہت سی میٹنگز کی ہے. اس سیاست میں ان کا جو رول ہے وہ لے کر